ब्रिज एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा, इसके बाद आपका कोई, ठीक है, जिसको कोई कंफ्यूजन हो तो वो देख लें। दो क्वेश्चन। ब्रिज का ही होगा सर। हाँ जी, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और ब्रिज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा सर, ये टाइम सर कितना प्लीज होगा? अगली क्लास में ले लें। पीडीएफ में करना है? ये सर अगली क्लास में प्लीज ले लें। हाँ जी, आप पेज पे करके उसकी पे स्कैन करके उसको सेव एज पीडीएफ करके आप अपलोड करें। ओके सर। सर अगली क्लास में ले। क्लास में तो ले ले, अभी थोड़ा नेट का इशू है सर। 15 मिनट्स होंगे बेटा। सर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन है। और सर अपलोडिंग टाइम कितना होगा सर? जी अभी है सर? हाँ जी, अभी मैं पहले ये एक्सप्लेन कर दूँ। अपलोडिंग टाइम भी तो देंगे यहाँ। अपलोडिंग टाइम आपको दिया जाएगा। ओके सर। सर तो काइंडली 10-15 मिनट बाद लीजिएगा सर, प्लीज जरा भी। ठीक है, 10-15 मिनट बाद। सर एक बात सुने। जी सर कोई ऐसे एग्जांपल करा दें जिसमें दोनों टॉपिक जो है ना साथ में एक्सप्लेन हो जाए, एक दफा रिवाइज भी हो जाएंगे सही से। कोई ऐसी सर्किट की एग्जांपल कर दें। मैं आपको सर ये नेटवर्क करवा रहा हूँ दोबारा ना, इसको देख सर जो आपने क्विज में देना वही करवा दो। बेटा, जो क्विज में देना वो तो नहीं करवा सकते, ठीक है। इसको पहले एक दफ़ा देख लें। जिन लोगों को कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है तो वो उस पर पूछ सकते हैं। मैं ब्रिज नेटवर्क को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसका जो पेन है वो इतना हाईलाइटेड क्यों है? माँ पेन में कर लेते हैं सो दैट आपको इजी हो जाए। खाना देखिए क्या? माइक अपने ऑफ कर दें बेटा, जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर दें। जिसको क्वेश्चन पूछना हो वो अपना माइक ऑन कर दें। ब्रिज नेटवर्क हम इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो इसको पूछ ले। जब ब्रिज नेटवर्क में हमने ये पढ़ा था कि ब्रिज आपके पास या तो बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड ब्रिज के केस में हमने ये चीज़ पढ़ी है, जो आपके पास R5 होता है वो बैलेंस ब्रिज के केस में शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। हम R5 को अगर सर्किट में लगा हुआ है तो आप उसको सर्किट से रिमूव कर देंगे। वो तो जीरो होता ना सर? जीरो नहीं होता बेटा, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। R5 कौन सा रजिस्टर है? ये है जो आपके पास अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। बैलेंस ब्रिज के केस में ये जो सेंटर वाला रजिस्टर है R5, ये वाला रजिस्टर आपके सर्किट में से रिमूव हो जाता है। अनबैलेंस ब्रिज के केस में ये सर्किट के अंदर रहता है। तो अब हम देखते हैं कि बैलेंस ब्रिज के केस में हमें कैसे पता चलता है कि ब्रिज बैलेंस है और मैंने इसको रिमूव करना है। तो आपने करना क्या है, आप ये चेक करेंगे कि आपके पास ब्रिज की कंडीशन है R1/R3 should be equal to R2/R4। ये एक्चुअली कौन से रजिस्टर्स हैं, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास एक ब्रिज है, सर ये बैलेंस ब्रिज की इक्वेशन बना रहे हैं आप? जी बेटा, ये आपके पास एक ब्रिज है। ये एक्चुअली इसकी डायग्राम है, आपकी बुक में गिवन है, मैंने यहाँ दोबारा ड्रॉ कर दिया। बैलेंस ब्रिज के केस में ये जो R5 है ये रिमूव हो जाता है। तो आपके पास ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R3 है, ये रजिस्टर आपके पास R2 है और ये रजिस्टर आपके पास R4 है। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। ब्रिज बैलेंस होने के लिए ये कंडीशन मीट होनी चाहिए, R1/R3 शुड बी इक्वल टू R2/R4। अगर आपके पास ये कंडीशन होल्ड करती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, इसको हम AB पॉइंट्स कहते हैं। आप बुक में भी देखेंगे तो वो उसको AB से मेंशन करता है। बैलेंस ब्रिज के केस में ये कंडीशन फुलफिल होती है। VAB हमेशा आपके पास 0 वोल्ट्स आएगा और IAB हमेशा आपके पास 0 एम्पेयर आएगा, ठीक है। अगर बैलेंस ब्रिज ना हुआ तो फिर आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको अनबैलेंस का बाद में बताऊंगा। अभी हम बैलेंस ब्रिज को देखते हैं। अगर मैं कोई एग्जांपल चेक करूं, फॉर एग्जांपल आपके बुक में ये एक एग्जांपल है, ये सबसे पहले एक एग्जांपल है। हम इस एग्जांपल को पहले देख लेते हैं। तो अगर मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करूं तो मुझे इसकी वैल्यूज आपने बतानी है कितनी है। 10 ओम, 6 ओम, 3 ओम, R3 और 24 ओम। देखिए मैं इसको एज इट इज यहाँ से
कर लेता हूँ, यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं इसको देते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बता दें कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। आपको ये क्वेश्चन गिवन था, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि बैलेंस की कंडीशन चेक करेंगे, ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस्ड है तो फिर हम R5 को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ बैलेंसिंग ऑफ द ब्रिज। अगर बैलेंस ब्रिज हो तो अगर ब्रिज बैलेंस हो तो आपके पास ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, R1/R3 शुड बी इक्वल टू R2/R4। मैं इसको चेक करता हूँ कि ये कंडीशन होल्ड करती है कि नहीं। R1 की वैल्यू क्या है, 3 ओम है। R3 की वैल्यू क्या है, 12 ओम है। इट शुड बी इक्वल टू R2/R4। R2 की वैल्यू क्या है, 6 ओम, और R4 की वैल्यू क्या है आपके पास, 24 ओम। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आपके पास बनता है 1/4 होता है। 1/4 आता है। 1/4 आता है। फर्स्ट ब्रांच की रेशियो सेकंड ब्रांच की रेशियो के बराबर है, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब है कि ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो हम R5 को रिमूव कर सकते हैं। जब आप R5 को रिमूव करेंगे तो आपके पास दो मेथड्स हैं। कोई भी ये क्वेश्चन कर सकता है या किसी के जहन में भी आ सकता है कि मैं R5 को रिमूव करके यहाँ पर शॉर्ट सर्किट लगाऊं या इसको ओपन सर्किट छोड़ूं। तो आप दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको रिमूव करके कहते हैं कि ये ओपन सर्किट है। अगर ये ओपन सर्किट होता तो आपके पास ये डायग्राम, सर्किट जो है, न्यू डायग्राम आपके पास ये बन जाती। ठीक है, हमने ये चेक कर लिया बैलेंस ब्रिज है, और हमने ये भी देख लिया कि बैलेंस ब्रिज के केस में आपके पास R5 रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट केस क्या है कि हम R5 को हटा के इसको ओपन सर्किट छोड़ देते हैं। ठीक हो गया। फाइंड आपने क्या करना था, फाइंड आपने IR1 और IR4 करना है। R1 का करंट और R4 का करंट आपने फाइंड आउट करना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ IR1 और IR4 निकालने के लिए? कोई मेथड मुझे आप बताएंगे अभी तक जो आपने पढ़ा है, तो कौन सा मेथड में यूज कर सकता हूँ? सर R1 और R3 को कंबाइन कर लेंगे, R2 और R4 को कंबाइन कर लेंगे। बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं। तो फिर क्या करूँ? सर करंट डिवाइडर मेथड। सर उसके बाद जो सर आपके पास R1 है ना, उसको आप वो चेंज कर लें करंट में। नहीं सर, सोर्स को चेंज सर करेंगे। पहले हम Source लोग transformation। सर वोल्टेज को करंट में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं। हमारे पास एक मेथड ये है कि हमने कल सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी। हम ये वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज रेजिस्टर को ट्रांसफॉर्म कर दें और डायरेक्ट करंट डिवाइडर लगा दें, जो सबसे इजी तरीका है। ठीक है, सबसे आसान तरीका है। ये शॉर्ट मेथड क्या है कि मैं इसको वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करता हूँ, वोल्टेज को, और इस 10 ओम के रेजिस्टर को ट्रांसफॉर्म करके करंट सोर्स बनाता हूँ, और ये मैं IR1 और IR4 जो है डायरेक्ट करंट डिवाइडर से निकाल देता हूँ। ठीक है। दूसरा तरीका ये है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैं सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? R4 और R2 सीरीज में है, R3 और R1 सीरीज में है। मैं इनको ऐड करके एक एक रेजिस्टर बनाऊंगा, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। जो पैरेलल आएगा वो RS के साथ सीरीज में होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस से मैं टोटल करंट निकालूंगा और फिर टोटल करंट को मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, आपके पास दो मेथड है ना। आप ये Yes, काम sir. कर सकते हैं कि पहले अगर आप ये वाला करंट फाइंड आउट कर लें, ये वाला जो करंट है, मैं इसको लेट्स सपोज I का नाम देता हूँ, IT का। अगर हम IT फाइंड कर लें तो मैं तब भी करंट डिवाइडर लगा सकता हूँ यहाँ पर। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि उसके लिए ये वाला IT फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में उसकी टोटल करंट निकालूंगा, फिर मैं करंट डिवाइडर अप्लाई करूंगा। दूसरा तरीका कल आपने पढ़ा है कि अगर हम 10 ओम और 60 वोल्ट के सोर्स को अगर ट्रांसफॉर्म कर दें, तो मैं पहले टोटल रेजिस्टेंस वाला करता हूँ, फिर डायरेक्ट करंट वाला करूँगा। अगर मैं इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करूँ, सबसे पहले मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या आती है, कितनी बन जाएगी टोटल रेजिस्टेंस? 10 ओम प्लस कौन कौन पैरेलल में है, 3 और 12, 15 ओम पैरेलल है किसके साथ, 30 के साथ। ये ठीक है? 20 आ जाएगा सर टोटल।
हाँ जी, ये 1530 अगर इसको वो करें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास ये टोटल रेजिस्टेंस कितनी बनती है? 20। 20 ओम। ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई। सर इस तरह हाँ जी, बोलो, क्या बोल रहे थे आप? यहाँ तक क्लियर है सर यहाँ सबको? पर सर R1 और R3 को ऐड नहीं होना चाहिए R1 सीरीज R3 में ऐड सर। करके मैंने 15 इस ये 15 ओम कहाँ से बनाया है? इसी से बनाया है। R1 R3 12 प्लस 3 15, 30 कहाँ से बनाया है? 60 प्लस 24, सॉरी 6 प्लस 24 30। तो आप इसको रिजॉल्व करें, 20 ओम बनता है। ये ठीक हो गया। उसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए? टोटल करंट चाहिए। IT मेरे पास किसके बराबर होता है? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है आपके पास 60 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस अभी आपने कैलकुलेट किए 20 ओम, तो रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा 3 एम्पेयर। अब ये 3 एम्पेयर करंट कौन सा है? जो इस बैटरी से आ रहा है और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये सप्लाई हो रहा है। ठीक है ये? यस सर। गुड हो गया। तो अब मैं करंट डिवाइडर से IR1 और IR4 निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मुझे इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ये 30 ओम वाले को और 15 ओम वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन का मुझे इनपुट करंट पता चल गया IT। तो अब मैं IR1 निकालता हूँ। आपके पास IR1 क्या होगा बाय करंट डिवाइडर? टोटल करंट IT मल्टीप्लाई बाय जिस ब्रांच का मैं निकाल रहा हूँ उसके पैरेलल में कौन है? पैरेलल सर 6 नहीं सर R2 एंड R4। हाँ, R2 प्लस R4, तो इसके पैरेलल में एक्चुअली 30 ओम। ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन RP जो कि 30 ओम है, प्लस जिसकी करंट मैं फाइंड आउट करना चाह रहा था जिस ब्रांच की, वो है 15 ओम। इसको मैं लिख सकता हूँ IT 30 मल्टीप्लाई बाय 390 डिवाइडेड बाय 45, कितने एम्पेयर्स? 2 एम्पेयर्स। डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। ठीक है, गुड हो गया सर। सर ये डाउनवर्ड का कैसे पता चला? ये उसने बुक में दिया हुआ है ना, ये डायग्राम करंट कहाँ पर फ्लो कर रहा है, नीचे को नहीं फ्लो कर ठीक रहा। है ठीक। ठीक सर है बात सुने जी। सर, जब आप समझा रहे होते हैं तो इतना आसान लगता है और बाद में जो है ना वो असल में आप जब इधर कंसंट्रेट करें और साथ अपना नोट्स बनाए ना, तो फिर आपको ये बात मुश्किल नहीं लगेगा। सुनने में चीज़ आसान लगती है, जब आप खुद करने बैठते हैं फिर आपसे गलती होती है। तो आप साथ साथ नोट्स बनाएं तो फिर आपको ये चीज़ समझ आती है। नोट्स बनाने में एक और चीज़ होती है कि जो चीज़ कोई स्टेप में कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा, आप जब लिखते हैं ना तो आपको फ़ौरन क्लिक कर जाता है कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, मैं ये सर से पूछ लेता हूँ। सुनने में आपको आसान लगता है, लेकिन करने में जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो ये फिर आपको मुश्किल लगेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, सिमिलरली मैं IR2 फाइंड आउट कर लेता हूँ। IR2 आपके पास, सॉरी IR4 आपके पास क्या होगा? टोटल करंट 3 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय इनके पैरेलल में क्या था? 15 ओम एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय 15 ओम 45 प्लस 30 ओम। आपके पास इसको सॉल्व करें तो ये बन जाता है 1 एम्पेयर। सर सिंपल टोटल में से I1 को निकाल दूं तो जो बच जाएगा वो I2 हो जाएगा। अगर आपको मेंशन किया गया कि करंट डिवाइडर से निकालना तो फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आप वो कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हो वो भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे VAB बता दें, जिस तरह कल हमने कहा था, इन दोनों पॉइंट्स की वोल्टेज बता दें जो अभी आपने निकाले हैं सामने। अगर मैं इस पॉइंट की वोल्टेज निकालूं, ये जो आपके पास पॉइंट है इसको हम कहते हैं पॉइंट A, इसको हम कहते हैं पॉइंट B। तो कल हमने ये चीज़ कैलकुलेट की हुई है। तो पॉइंट A क्या है? A जो वोल्टेज है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मैं इस पॉइंट को लेट्स सपोज G कह देता हूँ। तो VA जो है वो एक्चुअली A और G के दरमियान वोल्टेज है। VB जो है वो पॉइंट B और G के दरमियान वोल्टेज है। तो पॉइंट A और G के दरमियान क्या लगा हुआ है? 12 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। अगर मुझे 12 ओम की वोल्टेज मिल जाए और इस तरफ मुझे 24 ओम की वोल्टेज मिल जाए तो मुझे VA और VB दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं 12 ओम की वोल्टेज निकालता हूँ। तो आपके पास एक्चुअली VAG है जो बराबर है आपके पास 12 ओम मल्टीप्लाई बाय IR1। IR1 कितना था? 2 एम्पेयर्स। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 24 वोल्ट्स। यही आपके पास बराबर है VA के। सिमिलरली मैं आपके पास दूसरी वोल्टेज निकाल देता हूँ।
जो कि है VBG आपके पास किसके बराबर है 24 ओम मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पेयर 1 एम्पेयर, तो कितना आ जाएगा 24 वोल्ट्स विच इज इक्वल टू VB। तो आपसे पूछा क्या गया था, आप VAB फाइंड कर लें, तो VAB किसके बराबर है VA माइनस VB। VA आपके पास 24 वोल्ट्स माइनस VB आपके पास है 24 वोल्ट्स, आंसर विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट्स। यही हमने इनिशियली कहा था कि अगर आपके पास बैलेंस हो ब्रिज तो पॉइंट A और B के दरमियान वोल्टेज 0 आना चाहिए, तो आपके पास 0 वोल्ट्स आ रहा है। सर यहाँ पर हमने 12 रेजिस्टेंस क्यों यूज की है? इसलिए कि हमें VA वोल्टेज चाहिए। VA किसका वोल्टेज है 12 ओम के रेजिस्टर का वोल्टेज है ना, ये वाला वोल्टेज है आपके पास बात सुने जी। सर 3 नहीं होगा इसके लिए? सर आपने बताया था कि करंट भी 0 होगी, तो यहाँ पे करंट कैसे 0 होगी? अभी सब्र करो, जज के सामने पेश नहीं होना, जब समझाऊंगा फिर पेश हो। ठीक हो गया, वो आ गई है ना, अब ओम के फार्मूले में वोल्टेज पुट करो तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है। ये जो पॉइंट ए वाला कह रहा है R3 वाला, बेटा पॉइंट ए जो है ये नोड है, नोड की वोल्टेज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस में ये की जाती है। तो मैं ए और रेफरेंस के दरमियान, रेफरेंस ग्राउंड को कहते हैं हमेशा, अगर मैं ए और रेफरेंस के दरमियान देखूं तो क्या चीज़ है 12 ओम का रजिस्टर है, मुझे उसका वोल्टेज मिल जाए तो मुझे पॉइंट ए का वोल्टेज मिल जाएगा। मैं इस पॉइंट को, सपोज मैं इस पॉइंट को सी कहता हूँ, तो सी का वोल्टेज क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस? सी का वोल्टेज क्या है 60 वोल्ट सर जो सप्लाई हुआ, जो सप्लाई वोल्टेज एग्जैक्टली। तो यही काम रेजिस्टर के लिए भी है। ए का वोल्टेज क्या होगा जो ए और रेफरेंस के दरमियान है, ए और रेफरेंस के दरमियान इस वक्त क्या है 12 ओम, तो अगर मुझे 12 ओम का वोल्टेज पता हो तो मुझे भी ए पता चल जाएगा। ठीक हो गया सर फिर से एक बार रिपीट कर दें। मैंने आपको ये कहा कि पॉइंट सी का वोल्टेज क्या है इस वक्त 60 वोल्ट। कैसे आपको पता चला? क्योंकि इस पॉइंट सी और रेफरेंस के दरमियान, ग्राउंड के दरमियान 60 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट ए का वोल्टेज चाहिए, तो पॉइंट ए और रेफरेंस के दरमियान क्या लगा हुआ है R3। ओके सर। तो R3 का वोल्टेज पॉइंट ए का वोल्टेज है, तो मैंने इसकी R3 का वोल्टेज निकाल लिया। ठीक हो गया? ये 2 एम्पीयर करंट तो R1 का नहीं है? 2 एम्पेयर R1 का करंट है, R1 और R3 सीरीज में नहीं है। ठीक है सर। तो जो R1 का करंट है वही R3 का करंट है। सही हो गया? यस सर। सर इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की है सर, इसे करंट में नहीं कन्वर्ट किया सर? नहीं, इस पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की ना, ये मैं आपको दूसरा मेथड करा रहा हूँ, करंट वाला बाद में कराऊंगा, आपको वेरीफाई कराऊंगा कि अगर हमने करंट से करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, अब आपके पास करंट डिवाइडर वाला एक बार बता दें। करंट डिवाइडर वाला क्या बता दूं बेटा? सर ये फार्मूला कैसे लगाया, 30 ओम कैसे आया ये बता दो। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना, करंट डिवाइडर का फार्मूला क्या है? सर ये टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टर इन पैरेलल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। बस यही इसका फार्मूला है, यही हमने लगाया है। टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय पैरेलल रेजिस्टेंस, जो भी उसके पैरेलल में है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस एक्चुअली उन दोनों की क्या है 15 ओम पहली ब्रांच की और 30 ओम दूसरी ब्रांच की, R0 प्लस RP। तो आपके पास जो RP होता है वो हमेशा पैरेलल वाला रेजिस्टर होता है। ठीक हो गया? इसी क्वेश्चन को अगर हम करंट डिवाइडर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से अगर सॉल्व करते तो फिर मुझे ये IT और RT निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं इसी सर्किट का यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्म सर्किट ड्रॉ करता हूँ। तो अगर मैं इसी सर्किट का सोर्स ट्रांसफॉर्म सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो आपके पास ये सर्किट क्या बन जाएगा, आपके पास एक करंट सोर्स बनेगा, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर कनेक्ट होगा। वोल्टेज सोर्स और सीरीज रेजिस्टर हमेशा एक करंट सोर्स और पैरेलल रेजिस्टर में ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब ये वाला रेजिस्टर कौन सा है, ये वही है जो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में था। तो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कितना रेजिस्टर है 10 ओम का रेजिस्टर, तो हम 10 ओम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
करंट सोर्स है डायरेक्शन अपवर्ड होगी क्योंकि वोल्टेज सोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो आपके पास करंट सोर्स कितना बन जाएगा, आई एस आपके पास क्या बनेगा, वी एस ओवर आर एस। आर एस वो है जो सीरीज रेजिस्टर है वी एस के साथ। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास 3 एम्पेयर का सोर्स बनता है अपवर्ड, 60 डिवाइडेड बाय 10 सॉरी 6 एम्पेयर, 6 एम्पेयर का आपका सोर्स बनेगा अपवर्ड। ठीक हो गया। बाकी सर्किट आप अपनी जगह पर एज इट इज ही कनेक्ट करेंगे। ये आपका रिमेनिंग सर्किट है, आप उसको उसी तरह से कनेक्ट कर लें। सर जी आपने RT जो फाइंड किया सर जी, इसमें 15 और 30 कहाँ से आया सर? 15 और 30 डायग्राम में लगा हुआ है बेटा। 12 और 3 15 और 24 और 6 30। ओके सर, ओके सर। ठीक है, दोनों सीरीज में थे तो वो ऐड हुए। अब आपके पास न्यू डायग्राम ये बन गई है जिसको आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बनाया है। तो मैं यहाँ पर भी करंट निकाल सकता हूँ IR2 सॉरी IR1 और IR4। IR1 कौन सा करंट है, ये वाला करंट है, और IR4 कौन सा है, ये वाला करंट। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि अभी हमने जिस मेथड से निकाला, अगर मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करता तो यह आपके पास वैल्यू क्या आती। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अब IR1 कैसे मिलेगा, फार्मूला क्या होगा IR1 का, IR1 इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय पैरेलल रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय पैरेलल रेजिस्टेंस। तो R1 के पैरेलल में कौन कौन है, 2 and 4। 2 and 4 कैसे, ये वाली ब्रांच पैरेलल में और ये वाली ब्रांच पैरेलल में। यस सर यही कह रहा हूँ। हाँ, तो पहली जो ब्रांच पैरेलल में है वो 10 ओम है, दूसरी जो ब्रांच पैरेलल में है वो 30 ओम डिवाइडेड बाय 10 पैरेलल 30 मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस जिस ब्रांच की आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं RX, वो कितनी है 15। इस ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या है 12 + 3 15। ठीक है, इसको आप निकाल लें, आपके पास ये एग्जैक्टली 2 एम्पीयर आएगा डाउनवर्ड। इसको वेरीफाई कर जी। सर ये हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन होगी कि हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करना है या अपनी मर्जी होगी? यस, ये रेस्ट्रिक्शन होगी। आपको ये मेथड इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन होगी। ओके सर। आपको ये मेंशन किया जाएगा कि आप क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहा गया सीरीज पैरेलल रिडक्शन से सॉल्व करें तो आप उस तरह सॉल्व करेंगे। आपको कहा जाए कि यूज करंट डिवाइडर करें तो आप करंट डिवाइडर करेंगे। आपको कहा जाए कि सोर्स ट्रांसफॉर्म करें और सॉल्व करें तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व करें। सर जी सोर्स ट्रांसफॉर्म करके उस बाद सर ये करंट डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं? बिल्कुल, आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का अगर आपको कहा गया तो आप पहले सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपको जो मेथड आसान लगता है, वोल्टेज डिवाइडर लग रहा होता है तो आप वोल्टेज डिवाइडर लगाएं, अगर करंट डिवाइडर लग रहा है तो आप करंट डिवाइडर लगाएं। ठीक है, अभी वोल्टेज सोर्स गिवन था तो मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया है करंट सोर्स में, तो करंट सोर्स के लिए हमेशा करंट डिवाइडर ही लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं रिवर्स करूँ, ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं आपको ये वाली डायग्राम देता तो आप क्या करते, वोल्टेज वाले सोर्स में वापस मुड़ के जाते। ठीक हो गया। IR4 भी आप इसी फार्मूला से वेरीफाई कर लें करंट डिवाइडर से। तो IR4 का फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, 6 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 10 पैरेलल 15 डिवाइडेड बाय 10 पैरेलल 15 प्लस 30। इसको आप रिजॉल्व कर लें, ये आपके पास 1 एम्पेयर आएगा और ये डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप उस मेथड से इसको सॉल्व करें। जी सर ये कैसे पता चलेगा ये डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है? आप एक्चुअल डायग्राम को देखें ना, करंट कहाँ पर जा रहा है, ये गिवन है। एक्चुअल डायग्राम में करंट कहाँ पर है, डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। यस सर। ये वाला करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। ठीक है, यस सर। सर बात सुनिए जी सर, ये जो आप बता रहे हैं मतलब अभी हमें तो ऊपर एक ही सीरीज में एक ही रेजिस्टेंस गिवन होती है ना, तो सर इस तरह अगर ऐसी डायग्राम में हमें पहले 2 ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस गिवन हो तो फिर हम क्या करें? बेटा, ये मैंने कल के भी लेक्चर में कहा था कि अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन ज़हन में आता है तो आप वो मुझे ड्रॉ करके भेजें, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा।
वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में अगर रेजिस्टर मौजूद है, चाहे अपवर्ड मौजूद है या डाउनवर्ड मौजूद है, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको ड्रॉ करके दे देता हूँ। इस कॉम्बिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेजिस्टर ऊपर लगा हो, ये बराबर है एग्जैक्टली इसके कि यही रेजिस्टर अगर नीचे लगा हो। ये दोनों डायग्राम्स हैं। तो डायरेक्शन किस तरफ की होगी सर? जो बैटरी की डायरेक्शन, जो आपके सोर्स की डायरेक्शन है वही उसकी डायरेक्शन है। सर अगर हम लोग जो ओपन सर्किट की बजाय क्लोज सर्किट दरमियान वाला जो आपने ओपन किया हुआ है क्लोज करते, तो सर हम हर किसी का अलग अलग रेजिस्टेंस फाइंड करते करंट डिवाइडर रूल लगा के। किसको मैं क्लोज करता हूँ? सर जो आपने ऊपर जो सर्किट डायग्राम जो बनाई हुई है ओपन वाली ऊपर जो आपने हाँ जी, ओपन की बजाय क्लोज होती वो उस पे मैं आता हूँ। ये चीज़ क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर यासिर ने मैसेज किया, उसका माइक काम नहीं कर रहा, वो कह रहा था एक बार रिपीट कर दें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला। बेटा ये रिपीट नहीं हो सकता, ये मैं पिछले आधे घंटे से यही रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? कल मैंने आपको पढ़ाया 2 घंटे का, अभी मैंने ये फिर रिपीट किया है, तो उसको ये कहें कि आप बाद में इसकी वीडियो सुनिए। ठीक हो गया? ठीक है सर, ओके सर। ओके, अभी जो नेक्स्ट आपके पास है उसको हम कहते हैं कि अगर यही डायग्राम अगर आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, मैं यही सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ये ओपन सर्किट के बजाय सेकंड केस है, अगर ये शॉर्ट सर्किट होता है, ये आपकी बुक में सॉल्व हुआ है, ये अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करता तो आपके पास ये वाली डायग्राम बन जाती। ठीक है, ब्रिज आपके पास बैलेंस ही है। शॉर्ट सर्किट में भी अगेन आपको IR1 फाइंड करना है और IR4 फाइंड करना है। अगेन मेरे पास 2 ही मेथड्स हैं, या तो मैं इस जगह का करंट फाइंड आउट कर लूँ, ये वाला, या मैं इस पॉइंट का करंट फाइंड कर लूँ तो मैं करंट डिवाइडर अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करके उसके बाद इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मेरे पास 2 ही मेथड है, या मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्म करूँ, ठीक है, तब भी मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, या मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूँ। तो मैं टोटल रेजिस्टेंस वाले मेथड से पहले इसको करता हूँ। अगर मैं इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालूँ तो RT आपके पास किसके बराबर आएगा? R3 और R4 पैरेलल में है, R1 और R2 पैरेलल में है, जो इनका कॉम्बिनेशन आएगा वो 10 ओम के साथ सीरीज में है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। RT आपके पास क्या बनेगा? RT बनेगा सर 10 प्लस R1 प्लस पैरेलल 6 10 और सर 12 प्लस 12 पैरेलल 3 पैरेलल 6 प्लस 12 पैरेलल 24। ठीक है, आप इसको रिजॉल्व करें, ये भी एग्जैक्टली 20 ओम बने। ठीक है, आप इसको रिजॉल्व करके देखें। 10 ओम प्लस 3 पैरेलल 6 प्लस 12 पैरेलल 24, इसको रिजॉल्व करें तो 20 ओम बनती है टोटल रेजिस्टेंस। 20 ओम। जी सर ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमने जो सर्किट है वो ओपन करना है या शॉर्ट करना है? नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपसे वोल्टेज पूछी गई है VAB, तो VAB में ये शॉर्ट नहीं हो सकता। ओके सर। ठीक है, वोल्टेज है तो आपको VA का वोल्टेज निकालना है, VB का वोल्टेज निकालना है, उसमें ये शॉर्ट नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन को देख के आप खुद वो करेंगे, डिसीजन लेंगे कि मुझे इसको शॉर्ट करना है या ओपन करना है। तो आपके पास अगेन ये AB पॉइंट है, तो मुझे ये वाली अब करंट चाहिए IAB। पिछले केस में ओपन था तो हमने VAB फाइंड किए, अभी हम करंट फाइंड कर रहे हैं IAB। तो अगर मैं आपसे IAB पूछूंगा तो आपको ये शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि A और B के दरमियान करंट तभी फ्लो होगा जब A पॉइंट B से कनेक्टेड हो, फिर हम इसको ओपन नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ठीक है सर। गुड। अब मुझे ये बताएं कि मुझे टोटल करंट हमने लास्ट उसमें निकाली थी, मैं दोबारा निकाल देता हूँ। आपके पास वही 60 वोल्ट्स हैं डिवाइडेड बाय 20 ओम टोटल रेजिस्टेंस है, तो करंट आपके पास अगेन 3 एम्पेयर आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 एम्पेयर करंट है जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब कोई मुझे बताएगा करंट डिवाइडर क्या होगा? IR1 क्या होगा? सर IR1 इज इक्वल्स टू I0 मल्टीप्लाई बाय R जो पैरेलल में लगे होंगे और डिवाइड बाय RX जिसकी हम मतलब करंट फाइंड कर रहे हैं वो वाला रेजिस्टेंस, और प्लस R पैरेलल जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होंगे। टोटल रेजिस्टेंस सर।
मैं अभी वैल्यू क्या पुट करूँ यहाँ पर? IR1 किसके बराबर है? टोटल करंट तो मुझे पता है 3 एम्पेयर, मल्टीप्लाई बाय RP क्या लिखूँ? सिक्स लिखिए ना सर, क्योंकि वो 3 के पैरेलल में 6 है। 6 ओम डिवाइडेड बाय 6 ओम प्लस 3 ओम। वेरी गुड। आपके पास क्या बन जाएगा? 18/9, 18/9, 2 एम्पेयर। ये अभी थोड़ी देर पहले हम वेरीफाई कर चुके हैं ऊपर कि IR1 2 एम्पेयर किया था। ओपन सर्किट से सॉल्व करूँ या शॉर्ट सर्किट से? सिमिलरली मैं IR4 फाइंड करना चाहता हूँ। IR4 क्या आएगा? सर ये 3 एम्पेयर। 3 मल्टीप्लाई 24 ओवर 36। 3 मल्टीप्लाई बाय 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस है ना, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 24 कितना आ जाएगा? 1 एम्पेयर। 36/36। ठीक है, ये भी हम थोड़ी देर पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मुझे करंट क्या चाहिए था? IAB। आवाज आ रही है सबको? यस सर। अब IAB कैसे निकालूंगा, कोई मुझे ये बताएगा? सर ग्राउंड पहले लेंगे सर, फिर उसके बाद उसी तरह सर R3 का और सर R4 की करंट मेजर करना है और देखना है सर, उनको फिर माइनस कर देना। सॉरी, वोल्टेज फाइंड करनी है, फिर उनको माइनस कर देना। IAB कैसे फाइंड करूं? सर पहले दोनों को ग्राउंड की रेफरेंस के साथ सर उनके जो रेजिस्टेंस है ना टोटल सर, उनकी वोल्टेज फाइंड करनी है दोनों की सर, और फिर सर वोल्टेज A माइनस वोल्टेज B सर, उसका जो आंसर आएगा वो VA। तो इस केस में VAB नहीं है ना, इसमें IAB है। तो IAB कैसे निकालूं? मुझे IAB निकालना है। सर अब वोल्टेज की जगह करंट निकालेंगे जो एक जगह सर वोल्टेज की जगह वोल्टेज की जगह हम करंट निकालेंगे। अब करंट कैसे निकालूं? सर वोल्टेज दी हुई है सर टोटल, और जो हमारे पास सर रेजिस्टर्स भी दोनों दिए हुए हैं सर। V = IR वाला फार्मूला है, I = V/R। सर IA2 होगा ना? IR1 तो हमें पता है 2 है, तो IAB क्या होगा? IAB एक्चुअली बराबर है IA माइनस IB। मैं IA कैसे और IB कैसे निकालूं ये पूछा। सर IA तो निकला हुआ है ना 2 एम्पेयर। सर ये जो सर 12 ओम से निकालेंगे सर IA, और 24 से IB आ जाएगा सर। सर वोल्टेज तो सेम होती है ना इसमें पैरेलल। सर सीरीज में करंट सेम रहती है, तो IR1 की जगह A की जगह सर IA की जगह हम 3 एम्पियर लिख सकते हैं ना सर? ये 2 एम्पियर सर। यहाँ पर कोई भी सीरीज में नहीं है। कौन है सीरीज में? R1 और R3 सीरीज तो नहीं है। ओ यस सर। सेंटर में करंट डिवाइड हो रहा है ना। अच्छा अब सुने इस बात को, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। अब इस बात को गौर से सुने। IA कौन सा करंट है जो पॉइंट A से राइट वर्ड फ्लो कर रहा है? ये बात ठीक है? सही है। IA करंट जो है ये इस नोड से फ्लो कर रहा है राइट वर्ड, तो मैं इसका KCL लिखूंगा। तो KCL आपके पास एक्चुअली किसके बराबर है? पॉइंट A के ऊपर। आप पॉइंट A के ऊपर KCL लिखेंगे, KCL एट A के ऊपर अगर मैं KCL लिखूं तो IR1 इंटर हो रहा है, 2 करंट लीव कर रहे हैं, IA प्लस IR3। IR4 नहीं होगा सर? IR3 है बेटा, ये है ना लीविंग। ठीक है। इस नोड से ये वाला करंट निकल रहा है और ये वाला करंट निकल रहा है। ठीक है, जब मैं इस पॉइंट का नोडल लिखूंगा तो इस पॉइंट में मैं ये फर्ज कर रहा हूँ कि ये वाला करंट जो है IAB ये राइट को फ्लो कर रहा है। तो अगर ये राइट को फ्लो कर रहा है तो मेरे पास इक्वेशन ये बनती है, IR1 में अभी निकाल चुका हूँ, क्या था? 2 एम्पेयर इज इक्वल टू IA प्लस IR3 क्या होगा? IR3 आपके पास क्या आएगा? टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 12। 24 प्लस 12 एग्जैक्टली। कितना बनेगा ये करंट निकालना? 3 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय
24 और 12 36। इस करंट को निकालें, IR3 कितना 2 होगा? आएगा सर, 2 आएगा सर, 2 एम्पीयर आएगा। ठीक है सर 2 आया। उस तरफ मुझे IR2 भी चाहिए, वो भी पहले ही निकाल लेते हैं। IR2 क्या बनेगा? मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उस पे जाते हैं। चलें, आपके पास ये कितना हो जाएगा? 3 × 24 डिवाइडेड बाय 36, 72 डिवाइडेड बाय 36, 2 एम्पीयर। तो आपके पास IA क्या बन जाएगा? 0 एम्पीयर। ठीक है ये बात? यस सर। सिमिलरली मुझे IB पे करंट चाहिए, क्योंकि IA माइनस IB करना है, तो IB भी आपके पास 0 आना चाहिए, तभी IA भी 0 आएगा। तो IB कैसे आपके पास आएगा? आपके पास ये वाला करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से ये वाला करंट एंटर हो रहा है। अगर आपने एंटरिंग ही लेना है तो हम इसको एंटरिंग ही कंसिडर करते हैं। तो अगर आप इसको इस नोड पर देखेंगे तो मैं इसको लीविंग कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट का जो करंट है इसकी कोई डायरेक्शन हमें नहीं दी हुई। तो आप दोनों सूत्रों में कर सकते हैं कि IR2 आपके पास एंटर हो रहा है, इट शुड बी इक्वल टू IR4 प्लस IP। ठीक है? यस सर। एक तरीका ये है कि मैं इसको एंटरिंग ही लेता हूं, जो मैंने एक डायरेक्शन ले ली थी। तो अगर मैं उस डायरेक्शन से लूं तो मेरे पास अब जो KCL बनेगा, KCL एट पॉइंट B, जो KCL आपके पास बनेगा वो क्या बन जाएगा? IR2 इज इक्वल टू I इन जो करंट एंटर हो रहा है, इसको बल्कि ये रिमूव कैसे सर इज इक्वल टू I थिंक आपके पास ये दोनों करंट एंटर हो रहे हैं ना, IR2 प्लस IB इट शुड बी इक्वल टू IR4। तो तो मेरे पास IR4 की वैल्यू है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, तो IR2 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो IR2 आपके पास क्या बनेगा? 3 एम्पीयर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 विच इज 1 एम्पीयर। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। 1 एम्पीयर प्लस IB इज इक्वल टू IR4, जो अगेन आपके पास क्या है? 1 एम्पीयर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा IB इज इक्वल टू 0 एम्पीयर। अब आप IAB निकाल सकते हैं। IAB आपके पास क्या आ जाएगा? 0 एम्पीयर। 0। ठीक हो गया? यस सर। गुड। किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर बात सुनिए, हम लास्ट पे IR2 इज इक्वल टू IR4 प्लस IB भी तो लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते हैं। उस केस में फिर आप ये कंसिडर करेंगे कि ये करंट लीविंग है। अगर आप इसको लीविंग कंसिडर करते हैं तो IR2 बराबर होगा IR4 प्लस IB। उस केस में भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो IB 0 ही आएगा। जी सही है सर। ठीक हो गया? क्लियर हो गई ये बात? सर एक्सक्यूज मी। जी सर बुक का क्वेश्चन नंबर है 47 एक्सरसाइज का, सर वो ओपन करें प्लीज। बेटा हम ये लेक्चर पूरा कर लें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जो नहीं होते तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट किया करें। क्लास का टाइम में सिर्फ क्लास के टॉपिक्स या लेक्चर्स कवर होंगे, तो एक्सरसाइज या एग्जांपल। ठीक है, ब्रिज का है तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 42 है। ब्रिज का कौन सा क्वेश्चन है? 47। हाँ जी, इसमें क्या चीज पूछनी है? रेफर टू द ब्रिज ऑफ 8.100। ये फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहा है। पूछना क्या है उसने? इज दिस ब्रिज बैलेंस? तो अभी मैंने आपको चेक कराया, आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। R1/R3 शुड बी इक्वल टू R2/R4। तो अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो आपके पास ब्रिज बैलेंस होगा। राइट द मैश इक्वेशन, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये ब्रिज बैलेंस नहीं है बैलेंस, तो इसको नए तरीके से सॉल्व करते हैं। वो तरीका भी हमने नहीं पढ़ा, जब पढ़ूंगा तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ओके सर। ठीक हो गया? ओके सर। गुड। सर क्विज कब अपलोड करेंगे? बेटा पहले हम टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद हम क्विज अपलोड। अब आपके पास ये सेकंड सिनेरियो आता है, ये दोनों हम कर चुके हैं, ठीक है, इसको आप देख लें। अब आपके पास ये सेकंड सिचुएशन आती है कि अगर आपके पास ब्रिज बैलेंस ना हो, अगर ब्रिज बैलेंस ना हुआ तो क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। सर ये आज वाले टॉपिक्स आएंगे सर उसके अंदर क्विज के? भाई जुम्मे के बाद ना पढ़ लें ये वाला। ब्रिज आपके पास है, ये आपके पास आएगा, ब्रिज नेटवर्क आपने पढ़ा हुआ है, लूप एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप उस पे आ जाएं, मैं इसकी नए फाइलों पर क्विज अभी लेंगे, क्विज लास्ट 15 मिनट्स में होगा बेटा। इसको हाइड कर लेता हूँ आपके पास पेंट में, इसको हम सेव कर लेते हैं। सर जुम्मे के बाद वाली क्लास थोड़ा सा लेट कर सकते हैं? जुम्मे के बाद वाली क्लास बेटा ऑलरेडी 2 बजे है, तो 1:30 बजे जुम्मा होता है, आधा घंटा इनफ है। सर हमारे यहाँ हाँ लेट होता है जुम्मा सर। हाँ कितने बजे होता है जुम्मा आपके यहाँ? 45 पे होता है सर या 1:15 क्लास कर लें 2 बजे। सर 2:30 बजे तक कर लेना ज्यादा ठीक हो जाएगा सर। यस सर, कम से कम 2:30 बजे तक कर लें। सर 2:30 बजे कर लें क्लास सर, कोई बात नहीं। यस सर। सर कोई 3 बजे ले लें। और छोड़ो यार, अगला जुम्मा पढ़ लेना। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपके पास लूप, या इसको हम कहते हैं मैश एनालिसिस। सर ये अनबैलेंस वाला नहीं आएगा? हाँ जी, हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर ब्रिज अनबैलेंस होगा या कोई क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें मल्टी नेटवर्क्स यूज होते हैं, सोर्सेज यूज होते हैं, तो हम उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास वो ये है, अगेन आपको ये क्वेश्चन उसने दिया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। हमको देखते ही ये नजर आ रहा है कि ये एक ब्रिज नेटवर्क है, तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस हो तो मैं इसको सेम उसी मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी बैलेंस कंडीशन चेक करूँ तो आपके पास बैलेंस की कंडीशन क्या है कि R1 over R3 should be equal to R2 by R4। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो आपके केस में ये जो अभी क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें क्या बनता है 6/3 इज इक्वल टू 12/3, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो अब जब ब्रिज बैलेंस नहीं है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए ये हम न्यू टेक्निक पढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं लूप या मैश एनालिसिस। ये मल्टीपल क्वेश्चंस में अप्लाई होता है जहां भी आपके पास इस तरह की सिनेरियो आएगी। अच्छा एक्सक्यूज मी जी सर, क्विज कब होगा? बेटा क्विज लास्ट 15 मिनट्स में होगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को अगर आप अभी देखें तो अब आपके पास ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं इसको बैलेंस ब्रिज के तरीके से तो सॉल्व कर नहीं सकता। दूसरा मेथड क्या है, वोल्टेज या करंट डिवाइडर। वोल्टेज और करंट डिवाइडर आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर? नो सर, नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास करंट डिवाइडर अप्लाई होता है 2 पैरेलल ब्रांचेस पे, तो ये ब्रांचेस पैरेलल नहीं है क्योंकि इनके दरमियान में ये एक एक्स्ट्रा रेजिस्टर लगा हुआ है R5 18 ओम। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये कोई बता सकते हैं सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? सर ये R5 मसला कर दिया, बाकी तो वही सर सेम है कि सर R1 और R2 पैरेलल में होंगी, R3 एंड R4 भी पैरेलल में होंगी। सर इन दोनों को उसी तरीके से सॉल्व कर। RT आप इसकी सॉल्व नहीं कर सकते, ये जो R5 रेजिस्टर लगा हुआ है इसकी वजह से ये रेजिस्टर आपस में सीरीज पैरेलल में नहीं है, तो हम इस सर्किट की RT भी फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए हम ये एक न्यू मेथड पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आप टोटल रेजिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते सर्किट की, जहाँ पर आप
वोल्टेज या करंट डिवाइडर डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, तो फिर हम एक न्यू टेक्निक अप्लाई करते हैं। ये जो टेक्निक अप्लाई करते हैं इसको हम लूप एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, मेश या लूप एनालिसिस, ये 8वें चैप्टर में आपकी बुक का टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको ये शो करा देता हूँ। लूप एनालिसिस के कुछ स्टेप्स हैं, अगर वो स्टेप्स आप फॉलो करें तो आप क्वेश्चन ठीक ठीक सॉल्व करेंगे। अगर आपने स्टेप्स मिस किए या अगर आपको स्टेप्स नहीं समझ आते तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये भी मेंशन होगा कि आपने ये क्वेश्चन लूप एनालिसिस से करना है, तो वो क्वेश्चन फिर आप सिर्फ लूप एनालिसिस से ही करेंगे जहां पर आपको ये मेंशन होगा। ये एक्चुअली लूप एनालिसिस की टेक्निक है। ये है 8.5 है आपकी बुक का टॉपिक। ठीक है, ये इसके ऊपर से थ्योरी आप पढ़ लें, इसको हम मैश या लूप एनालिसिस कहते हैं। क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका था कि मैश और लूप में फ़र्क क्या है। ठीक है, मैश मैंने आपको ये कहा था कि सिंगल लूप जो है वो मैश कहलाता है, और ऐसा लूप जिसके अंदर मैशेस इंक्लूड हों या दूसरी लूप्स इंक्लूडेड हों, दूसरी मैशेस इंक्लूडेड हों, तो उसको हम फिर लूप कहते हैं। सही हो गया। इस सर्किट में कितने लूप्स हैं? 1, 2 और 3, सॉरी कितनी मैशेज हैं? 3 मैशेज हैं। तो हम इसको एक मैश एनालिसिस का कहते हैं कि हम हर मैश की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको मैश एनालिसिस कहते हैं। मैश की जो इक्वेशन है वो हम कैसे लिखते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो जिस तरह हम KVL लिखते थे, लेकिन इसका एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार क्या है? वो ये स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? arbitrarily assign a clockwise current to each interior closed loop in the network। आपने क्या करना है? आपने अपने नेटवर्क के अंदर हर जो आपके पास लूप है उसके अंदर आपने कोई भी करंट की डायरेक्शन चूज करनी है। मैंने आपको कहा था कि आप क्लॉकवाइज भी चूज कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चूज कर सकते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि हम क्लॉकवाइज चूज करते हैं, क्योंकि बुक क्लॉकवाइज देती है, तो आप क्लॉकवाइज को चूज करें तो एक ही आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो फिर आप उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। सबसे पहला काम क्या है कि आप लूप्स की क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज कर लें। तो अगर आप देखें तो ये बुक वाले ने चूज की हुई है, ये डायरेक्शन उसने क्लॉकवाइज चूज की हुई है करंट। तो आपके पास फर्स्ट लूप है, तो हम फर्स्ट लूप के करंट को कहते हैं, सॉरी फर्स्ट लूप को हम कहते हैं ये L1 है। आपके पास सेकंड लूप है जो आपने दूसरे लूप में लगाया, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, हम इसको कहते हैं लूप 2, और जो लास्ट है हम इसको कहते हैं लूप 3। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने तमाम मैशेस की इक्वेशन सॉरी करंट असाइन करनी है, या क्लॉकवाइज असाइन करें या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन करनी है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम सारी की सारी जो करंट है वो एक डायरेक्शन में ले लेते हैं, क्लॉकवाइज। ये बात क्लियर है? जी सर। यस सर बात सुने। मैश करंट्स। ठीक है, ये आपके पास स्टेप 1 है। जी बोलो बेटा, कौन बोल रहा था? सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये तो फर्स्ट सेशनल के बाद का है ना सिलेबस? बेटा वो कोर्स आउटलाइन में फर्स्ट सेशन के बाद का है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने अगर टॉपिक पढ़ लिए तो हम फर्स्ट सेशन के बाद तक जाएंगे नहीं। ठीक है सर, यानी कि हमारा फर्स्ट सेशनल तक इससे पीछे पीछे ही है सारा? नहीं, जितना आप पढ़ेंगे बेटा वो सारे इंक्लूड होगा। वो कोर्स आउटलाइन में हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोर्स आपने सारा कंप्लीट करना है। आपका फर्स्ट सेशनल से पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, जो कि मैं डायरेक्ट पढ़ा नहीं सकता, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए मैंने लूप एनालिसिस पहले पढ़ाया है, सो दैट आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आसान हो जाए, वो ज़रा मुश्किल। ठीक हो गया? गुड। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने तमाम लूप्स की करंट्स चूज करने हैं, क्लॉकवाइज चूज करें या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्लॉकवाइज चूज कर ली। ठीक हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? यूजिंग असाइंड लूप करंट्स, जो करंट्स आपने चूज किए हैं, इंडिकेट द वोल्टेज पोलैरिटीज अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। आपने करना क्या है? यूजिंग असाइन करंट्स, जो आपने खुद असाइन किए, क्लॉकवाइज किए या एंटी क्लॉकवाइज किए, चूज polarities across each resistor।
जो करंट आपने चूज किया था उसके मुताबिक आप तमाम रेजिस्टर्स की पोलैरिटीज चूज करेंगे। हर लूप के अंदर उसकी पोलैरिटी आएगी। तो अगर मैं फर्स्ट लूप की बात करूं तो फर्स्ट लूप में अकॉर्डिंग टू माय चोजन करंट डायरेक्शन पोलैरिटी की क्या होगी, जहां पर करंट इंटर हो रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस। ठीक है, इस रजिस्टर पे आ जाऊं जहां पर करंट इंटर हो रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस। थर्ड रजिस्टर पे आ जाऊं जहां पर करंट इंटर हो रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस। ठीक हो गया। अब मैं सेकंड लूप में आता हूं। सेकंड लूप में आपके पास R2 को अगर आप देखें तो यहाँ पर करंट इंटर हो रहा है प्लस, यहाँ से लीव कर रहा है तो ये माइनस। ठीक है, आप R1 को देखें। R1 में जो करंट फ्लो कर रहा है I2 की वजह से अपनी पोलैरिटी होगी। तो I2 जहाँ पर इंटर हो रहा है प्लस, जहाँ से लीव कर रहा है माइनस। तो जो भी शेयर्ड रेजिस्टर्स हैं, ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर R1 शेयर्ड है दो लूप के दरमियान, पहले और दूसरे लूप के दरमियान। शेयर्ड रेजिस्टर के ऊपर दो पोलैरिटीज आएंगी। ठीक है, हर लूप की वजह से अपनी पोलैरिटी होगी। अगर मैं पहले लूप को देखूं तो उसकी वजह से पहले प्लस है और नीचे माइनस है। तो अगर मैं दूसरे लूप को देखूं तो दूसरे लूप की वजह से नीचे प्लस है और ऊपर माइनस। ठीक है, लूप 3 में आ जाए। R4 के ऊपर जहां पर करंट एंटर हो रहा है वो प्लस है और जहां से करंट लीव कर रहा है वो माइनस। यहाँ पर अगर आप R3 के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर करंट एंटर हो रहा है प्लस, यहाँ से लीव कर रहा है माइनस। इसमें किसका कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर हो गया। सबसे पहले आप करंट्स चूज करेंगे मैश के, उसके बाद चोजन करंट के मुताबिक आप पोलैरिटीज चूज करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप है आपके पास राइट KVL इक्वेशंस। सर आपने आपने 5 को नहीं लगाया। ईच मैश 5 की पोलैरिटी पे लगानी है। सॉरी, 5 में अगर मैं लूप 3 को देखूं तो 5 की पोलैरिटी क्या होगी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, और मैं लूप 2 को देखूं तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। ठीक है, यस सर। गुड हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, राइट KVL इक्वेशन फॉर ईच मैश। आपने हर मैश की KVL इक्वेशन लिखनी है। और स्टेप 4 क्या है, सॉल्व these equations to get loop currents। आपने इन इक्वेशन को सॉल्व करके सिंपली करंट्स निकालने हैं। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए किसी रजिस्टर का करंट बता दें तो आप बता सकते हैं, किसी भी रजिस्टर की वोल्टेज बता दें तो आप फिर वो बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अब हम इसको इस तरीके के मुताबिक सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ऊपर तो मैंने इस पे काफ़ी चीज़ें वो कर दी है, मैं यहाँ पर इसको दोबारा पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये आपको क्वेश्चन कौन सा था वो नीचे चला गया, बल्कि उससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इजी है, इसको आप कर लें। तो मैश वाले को आप वो अननोन ब्रिज वाले को आप खुद बाद में कर लेंगे या फिर मैं उसके बाद करा दूँ। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, हमने इसको लूप एनालिसिस से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। उसने लूप का नहीं कहा, ईच ब्रांच का कहा है, यानी कि हर रजिस्टर का करंट आप बताएंगे। क्वेश्चन आपके पास ये है। अब सबसे पहले हम इसका स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 क्या है कि आपने लूप के करंट चूज करने हैं। बुक वाले ने चूज किए हुए हैं, मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। ये हमारा करंट है I1 पहले लूप का करंट, ये हमारा करंट है I2 लूप 2 जो है क्लॉकवाइज करंट के मुताबिक पोलैरिटी चूज करूं तो ये बुक वाले ने चूज किए। R1 के ऊपर करंट एंटर हो रहा था प्लस, यहाँ से लीव कर रहा है तो नेगेटिव। R2 के ऊपर करंट I1 यहाँ पर एंटर हो रहा है प्लस, यहाँ से लीव कर रहा है नेगेटिव। वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपको गिवन है। आपने सिर्फ रेजिस्टिव ब्रांचेस की पोलैरिटीज चेंज करनी है। अगर मैं लूप 2 को देखूं तो लूप 2 में R3 के ऊपर करंट यहाँ एंटर हो रहा है प्लस, यहाँ से लीव कर रहा है तो माइनस। R2 के ऊपर I2 वाला करंट इस तरफ एंटर हो रहा है प्लस, यहाँ से लीव कर रहा है तो माइनस।
सबसे पहला स्टेप तो आपको हो गया कि आपने करंट्स और पोलैरिटीज चूज कर ली, 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप क्या था? केवीएल। तो हम जो थर्ड स्टेप है वो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, केवीएल इन लूप 1। जो आपका लूप 1 है उसका केवीएल क्या होगा? हमने केवीएल की इक्वेशन पढ़ी हुई है, कोई बोलेगा मुझे केवीएल की इक्वेशन? +2 0। केवीएल लूप 1 की इक्वेशन क्या होगी सर? 2 ओम। 2 ओम -2 ओम। सर 6 वोल्ट नहीं होगा पहला? सर -6 वोल्ट +2 ओम। केवीएल की इक्वेशन में हम 2 ओम नहीं होता, वोल्टेजेस पुट, केवीएल में आप वोल्टेजेस पुट करते हैं या रेजिस्टेंस पुट करते हैं? सॉरी सर, करंट होगा 2i होगा सर, 2i1। 2i1, क्योंकि V1 आपके पास वोल्टेज, R1 का वोल्टेज क्या होगा? 2 इंटू करंट, रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो मैं केवीएल की इक्वेशन लिखता हूँ 2i1, नेक्स्ट क्या होगा? प्लस 2i1। इस पर कितने करंट फ्लो कर रहे हैं? 2 करंट फ्लो कर रहे हैं। I1 डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है और I2 अपवर्ड। ये कॉमन ब्रांच है, कॉमन ब्रांच के ऊपर मैंने आपको कहा 2 पोलैरिटीज हैं तो 2 करंट आएंगे। तो ये आपके पास क्या होगा? जिस लूप की आप इक्वेशन लिख रहे हैं उसको आप I1 रखेंगे और दूसरे को माइनस करेंगे। 2i1 माइनस I2 प्लस 4 वोल्ट का सोर्स है सर ये बात फिर बताइएगा। माइनस 6 वोल्ट का सोर्स है। लूप कंप्लीट हो गया, इट शुड बी इक्वल टू 0। सर ये वाली बात फिर बताइएगा, ये जो 2i1 माइनस I2 की है। आपके पास इस लूप की इक्वेशन क्या बनेगी? पहले लूप की इक्वेशन में लिखूं तो क्या बनेगी? मैं वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करता हूँ, -6 वोल्ट प्लस V1 प्लस R2 के ऊपर कितने वोल्टेजेस हैं? 2 वोल्टेजेस हैं। एक वोल्टेज I1 की वजह से है और एक I2 की वजह से है। तो मैं इस वोल्टेज को कैसे लिख सकता हूँ कि अगर वोल्टेज किसके बराबर होता है? IR के, तो रेजिस्टर तो एक ही है, तो रेजिस्टर की वैल्यू एज इट इज आएगी R। तो करंट कौन सा लूँ, I1 या I2? अभी मैंने I1 या I2 फाइंड ही नहीं किया तो मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। तो रेफरेंस तरीका क्या है कि जिस लूप की आप इक्वेशन लिख रहे हैं उसके करंट को आप पहले लिखेंगे, उसमें से दूसरे को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ नेट करंट तो वही होगा ना जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो जो भी बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटे वाला माइनस होगा। तो मैं लूप 1 की इक्वेशन लिख रहा हूँ तो मैं सपोज करता हूँ कि लूप 1 का करंट बड़ा है तो I1 माइनस I2 लिखूंगा। जब लूप 2 की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं सपोज करूंगा जिस लूप की मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ वो बड़ा है तो मैं उधर I2 माइनस I1 लिखूंगा। ठीक हो गया? सही हो गया सर, थैंक यू सर। ठीक हो गया। ये +4 वोल्ट इट शुड बी इक्वल टू 0, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। 2i1 पहला करंट, पहला वोल्टेज 2 इंटू I, P इज इक्वल टू IR से। I आपके पास 1 है जो अभी हमने फाइंड करना है, 2 रेजिस्टर की वैल्यू है, प्लस 2 इंटू I1 माइनस I2 प्लस 4 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दें, ये क्या बनती है? ये इक्वेशन आपके पास बनेगी 2i1 प्लस 2i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन एक्चुअली क्या बन जाएगी? 4i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 2। ये आपके आ जाएगी 1। हाँ जी बिल्कुल 2 वोल्ट। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 1। इसको डब्बे में बंद करना। ठीक है, अब मुझे दूसरे लूप की इक्वेशन लिखनी है। दूसरे लूप की इक्वेशन क्या होगी? KVL इन और I2। लूप 2 की आपके पास वे इक्वेशन क्या बन जाएगी? किस वो सोर्स से स्टार्ट करूं? मैं E2 से स्टार्ट करूं। ठीक है, 4i2 से कर। आपके पास कितना आ जाएगा? 4i2 माइनस 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट प्लस 2i2 माइनस I लूप कंप्लीट हो गया, इट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो आपके पास ये 4i2। सर ये फिर एक बार रिपीट कर दें। क्या चीज रिपीट कर दूं? ये 4i2 किधर से है सर? ये आपके पास क्या है? इस रेजिस्टर की वोल्टेज क्या होगी? V3 क्या होगा आपके पास? I2 R3 की वैल्यू 4 है तो सबसे पहले आपके पास आएगा 4i2, क्योंकि आपने इस एलिमेंट से स्टार्ट किया।
प्लस 4 इंटू I2 इसका वोल्टेज प्लस 2 वोल्ट्स का वोल्टेज जो है, तो 2 वोल्ट एक्चुअली मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो हमने कहा था कि जो टर्मिनल आएगा हम उसके मुताबिक इक्वेशन लिखते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस V2 2 वोल्ट, यहाँ पर आप आ जाओगे टर्मिनल क्या है -4 वोल्ट, यहाँ पर आ जाओगे टर्मिनल क्या है प्लस 2 इंटू करंट, इसका करंट क्या होगा, मैं लूप 2 की इक्वेशन लिख रहा हूँ तो मेरा रेफरेंस I2 है, तो I2 को मैं बड़ा कंसिडर करूंगा, I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। सर ठीक ये है, लूप वोल्टेज +4 भी नहीं आएगा? क्यों 4V आएगा, आप यहाँ पर जब आएंगे तो कौन सा टर्मिनल है, माइनस नहीं है, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं आया हूँ तो ये माइनस ही है प्लस, जब इसको क्रॉस करके यहाँ पर आऊंगा 4 वोल्ट के ऊपर तो पहले माइनस आता है प्लस आता है, माइनस, तो -4 वोल्ट। ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, 4I2 -2 वोल्ट -4 वोल्ट -6 वोल्ट प्लस 2I2 -2I1 इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं ये इक्वेशन आपके पास बनती है -2I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। 6I2 नहीं होगा? 6I2 कौन सा बेटा, हाँ ये 4I2, हाँ ठीक है, ये वाला 6I2 होगा, 4I2 प्लस 2I2 6I2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक हो गया? यस सर, ठीक हो गया। अब आपका फोर्थ स्टेप है कि इन दोनों इक्वेशनों को आप सॉल्व करें, तो जो भी आपको मेथड इजी लगता है आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के तरीके से सॉल्व करता हूँ कि आप दोनों इक्वेशन में देखें, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लूँ तो फर्स्ट इक्वेशन बनती है 4I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 2, और सेकंड इक्वेशन आपके पास बनती है -2I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सही हो गया? यस सर। ये अब मैं इसमें से किसी भी एक आई को कैंसिल करना चाहता हूँ सो दैट दूसरे की वैल्यू मिल जाए, तो अगर मैं दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4I1 और -4I1 ऐड होके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है सर, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 4 को नीचे कर दें। हाँ जी, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगी। इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वाली बन जाएगी -4I1 और ये +4I1, जब इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, -4I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया, तो अब आप इन इक्वेशंस को ऐड कर लें, फर्स्ट इक्वेशन को और ये जो न्यू इक्वेशन है ये इसको, 4I1 -4I1 कैंसिल हो जाएगा, -2I1 प्लस 2I2 प्लस 12I2 कितना आ जाएगा, 10I2 इज इक्वल टू 2 प्लस 12 14। आंसर 7/5 आता है। आंसर कितना आता है, 7/5। 7/5 कितना होता है, रिजॉल्व कर लो। आपके पास I1 1.4 आपके पास I2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, I2 1.4 आता है। यस सर, और ये सर। ठीक है, तो आप यहाँ से I2 की जगह ये किसका माइक ऑन है बेटा, आवाज वापस आ रही है, या हेडफोन लगा दो या माइक ऑफ कर दो। I2 आपके पास आ एक्सक्यूज मी सर, 14 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 7/5, तो 1.4 बनता है ये। यस सर। ठीक है,
रेजिस्टेंस किस में थे? करंट जो आपके रेजिस्टेंस थे वो ओम्स में थे या किलो ओम्स में थे? ओम्स में सर। ओम्स में। तो करंट आपके पास क्या आएगा? एम्पेयर। ठीक है, I2 आपके पास 1.4 एम्पेयर आता है। सिमिलरली अब आप I2 आपको मिल गया है, तो हम इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी आप I2 पुट करें तो I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में जब मैं पुट करूंगा तो I2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में I2 आप पुट करें 4 I1 माइनस 2 इंटू I2 है 1.4 इज इक्वल टू 2। आप इसको रिजॉल्व कर दें तो आपके पास I1 की वैल्यू क्या आती है? 2.4। कितनी आती है? सर 4.8। 4.8 डिवाइडेड बाय 4 भी आएगा ना, और I1 है ना? सर 1.2 आ रहा है, 1.2 आ रहा है टोटल। 1.2 आएगा। 1.2 सर। 1.2 एम्पेयर आपके पास I2 आई। I1 आपके पास आता है 1.4 एम्पेयर, I2 आपके पास आता है I2 1.4 एम्पेयर, I1 1.2 एम्पेयर। अब आप इस एग्जांपल को देखें तो एग्जैक्टली आपके पास यही आंसर है। ये है आपके पास I1 1.2 एम्पेयर और ये आपके पास I2 1.4 एम्पेयर। सर ये लूप 2 की सर इक्वेशन एक बार और बता सर, मेरा वो वॉइस का मसला हो रहा था बार बार। लूप 2 की इक्वेशन जिस तरह लूप 1 की इक्वेशन लिखी है उसी तरह से आप लिखेंगे। मैं इस एलिमेंट से स्टार्ट इस एलिमेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। 4I2 माइनस 2 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट प्लस 2I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सर करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे। लूप दो से करंट की ज्यादा डायरेक्शन में होता है KVL लूप आपने तो पढ़ा नहीं है बेटा? कैमरा KVL लगा आपने सकते हैं सर। KVL आपने प्रूव किया है, जो करंट की डायरेक्शन आप उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे, सिंपल। ओके सर। ठीक है सर जी जी लूप 2 से ज्यादा हो तो सर क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर करंट सकते की हैं। वैल्यू लूप 2 से ज्यादा हो तो आप क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। सर इधर हम लूप लेंगे या मैश लेंगे सर? बेटा लूप और मैश में कोई फर्क नहीं है, मैंने आपको ये कहा है। मैश एनालिसिस में ये है कि आप हर लूप की एक एक इक्वेशन लिखते हैं, तो जो लूप है वो इटसेल्फ मैश ही होता है ना। सर ये बात तो है, पर लूप के अंदर मैश काफी ज्यादा भी तो हो सकते हैं सर, 2 मैश भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, आप उस तरह भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाए या आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं लूप बना के भी उसकी इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। मैंने आपको सिंपलेस्ट तरीका बताया है कि हर मैश की आप इक्वेशन लिख लें, इसलिए इसको मैश या लूप एनालिसिस कहते हैं। तो किसी का लूप एनालिसिस अगर वो चाहता है कि मैं बड़े वाली इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, तो आप बड़े वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। तो उसमें आपको फिर देखना पड़ेगा कहाँ पर करंट्स ऐड हो रहे हैं, कहाँ पर लीव कर रहे हैं। तो अगर मैं बड़े लूप की, जो आप कहते हैं, मैं अगर बड़े लूप की इक्वेशन लिखूं तो यहाँ पर एक्चुअली 2 करंट आ जाएंगे, एक I1 है और I2 भी फिर यहीं से पास कर रहा होगा। फिर आप डायरेक्शन देखेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में तो वो ऐड हो जाएंगे, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं। ठीक है सर इतना ही आज के लिए। सर कोई दे दो सर कोई स्टार्ट करना सर, वो सर बाद में जुम्मे के लिए भी जाता है। सर वो जो आपने पहले एग्जांपल करवा रहे थे अगर वो करा दें तो। कौन सी एग्जांपल बेटा? सर जो इससे पहले आप करवा रहे थे फिर आपने कहा वो नहीं ब्रिज करते। वाली। उसमें ब्रिज में आप सिंपल यही लूप के सर्किट वो लगाएंगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने उसमें 3 लूप्स लगाने हैं। एक मिनट, सर वो हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं हुई तो सर आप अगली क्लास में करा दीजिएगा। भाई हौसला रख लो थोड़ा सा, मेहरबानी कर लो, हमें भी समझने दो, हम भी पढ़ने आए हैं। ये आपके पास दूसरा सर्किट था जिसको हमने कहा है कि बैलेंस नहीं है, ये वाला सर्किट था। ठीक है, हमने R1/R3 चेक किया, बैलेंस नहीं था। तो मैं यहाँ पर इसकी लूप की इक्वेशन आपको समझा देता हूँ। हमारे पास पेन एडिट में आ जाके आएगा व्यू में, कैंसिल आप चूज कर। ठीक है, आप इसमें चेक करें R1/R3 इक्वल टू R2/R4 है। यहाँ पर 6/3 इज इक्वल टू 12/3, ये इक्वेशन होल्ड नहीं करती। तो ये वाला जो सर्किट है आपके पास,
ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लूप्स लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इस सर्किट के लूप्स देखूँ तो आपके पास ये वाला सर्किट, मैं इसको पेन में दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला सर्किट आप यहाँ पर दोबारा टेस्ट करते हैं। इसके कितने लूप्स हैं? 3 लूप्स हैं। लूप 1 की इक्वेशन क्या बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लूप के करंट चूज करने हैं, करंट की डायरेक्शन हमने चूज कर ली, ठीक है, ये बुक वाले ने दिए हुए हैं। फर्स्ट करंट आपके पास ये है क्लॉकवाइज, सेकंड करंट आपके पास ये है क्लॉकवाइज, थर्ड करंट आपके पास ये है क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन के मुताबिक फर्स्ट की पोलैरिटी क्या होगी? प्लस माइनस। इसकी पोलैरिटी क्या होगी? प्लस माइनस। इसकी पोलैरिटी क्या होगी? प्लस माइनस। तो मैं लूप 1 की इक्वेशन लिखता हूँ। लूप 1 की इक्वेशन क्या आएगी? 6i1 प्लस 6i2 i1 माइनस i2, ये आपके पास शेयर्ड लूप है। ओ यस सर, और प्लस 3i3 माइनस i2 i1 माइनस i3। जिस लूप की आप इक्वेशन लिख रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। माइनस 30 = 0। ये आपकी लूप 1 की इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप खुद ही। सिमिलरली मैं लूप 2 की इक्वेशन लिखता हूँ। लूप 2 की इक्वेशन क्या आएगी? सर प्लस करंट के मुताबिक ये प्लस माइनस है, इस करंट के मुताबिक ये प्लस माइनस है, इस करंट के मुताबिक ये प्लस 12i2। मैं इसको लिख सकता हूँ 12i2 प्लस 18i2 प्लस 18। सर ये शेयर है, शेयर है, शेयर्ड है। i2 माइनस i3 आ जाएगा, i2 ठीक है, प्लस 6i2 माइनस i1 इक्वल्स टू 0। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिमिलरली मैं लूप 3 की इक्वेशन लिखता हूँ। लूप 3 की इक्वेशन क्या होगी? 3i3 के मुताबिक यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस, इस करंट के मुताबिक ये प्लस है ये माइनस, और इस करंट के मुताबिक ये प्लस है ये माइनस। तो मैं 3 से R4 से स्टार्ट करता हूँ एक्चुअली। तो R4 आपके पास क्या है? 3i3 प्लस 3i4 माइनस i1 i3 माइनस i1 प्लस 18 i3 माइनस i2 i2 इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशंस है। आप तीनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई कर लें, फिर मैथमेटिकली उसको सॉल्व कर लें, जिसको भी आप जिस तरह से भी आप सॉल्व करना चाहते हैं। बुक जो है वो क्रैमर रूल इस्तेमाल करता है। अगर आपको क्रैमर रूल आता है तो आप उसकी मैट्रिसेस बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं साइमल्टेनियस को प्रेफर करता हूँ क्योंकि क्रैमर रूल एक लेंथी मेथड है। आप उसमें पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर हर एक के उसके साथ मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट्स को डिवाइड करेंगे, और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको ईजी लगता है या आप आसानी से निकाल सकते हैं तो आप निकालें, मुझे कोई इशू नहीं है। आसान तरीका क्या है कि आपके पास ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। इक्वेशन 1 भी आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन 2 भी आ जाएगी, इक्वेशन 3 भी। इन तीनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई कर लें, 2 इक्वेशनों को सॉल्व करें, उनके जो वेरिएबल आते हैं वो तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो तीसरी का भी आंसर आ जाएगा। तो आपके पास इस वाले केस में 3 करंट्स आएंगे, ठीक है। लूप 1 का करंट, लूप 2 का करंट एंड लूप 3 का करंट। सही हो गया? ओके सर, समझ आ गया। यहाँ से आगे इसने इसको खुद सॉल्व करना, आपने इसको सर जी जी ठीक है सर, नहीं बल्कि समझ आ गया। ठीक है, मैं सर किस तरह सॉल्व करेंगे? बेटा इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशनों को खुद सॉल्व करेंगे आप। पहली 2 को एक साथ करेंगे और उसके बाद अगली 2 को। इसमें आसान तरीका ये होता है, जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशनें जो हैं उनको आपने i1 और i2 की फॉर्म में लाना है। अभी हमने पिछली एग्जांपल में सॉल्व किया कि 2 ही करंट्स हों तो हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन को किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरे के बराबर करके ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर मसला क्या है कि यहाँ पर तीनों इक्वेशंस में 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तो आप थर्ड इक्वेशन में से i3 की वैल्यू निकाल लें, उसको पहली और दूसरी में रिप्लेस कर दें, तो पहली और दूसरी इक्वेशन आपके पास i1 और i2 की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा की आप 3 उसकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना? ये सर समझ आ गई है।
3 इक्वेशन का आप मैट्रिक्स बना सकते हो, जो डिटर्मिनेंट मेथड है जिस तरह बुक सॉल्व कर रही है। मैंने कहा है कि मैं उसको प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो लेंथी मेथड है, वो पेपर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आसान क्या है कि आप इन तीनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करें। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं आपके लिए कर देता हूँ। फर्स्ट वाली इक्वेशन में I1 कितने आ जाएंगे? 6I1 + 6I1 + 3I1, 15I1 इक्वेशन 1 में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी 15I1, I2 कितने हैं? -6I2 -3I2, तो आपके पास आ जाएगा -9I2। I3 कितने हैं? -3I3 = 30। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 आपके पास क्या आ जाएगी? 12I2, 18I2, 6I2, तो आपके पास आ जाएगा -6I1 आ जाएगा प्लस 36I2 आ जाएगा। सर और पहले क्वेश्चन में 6I2 नहीं आएगा, -6I2 -I3 कितने? 18I3 = 0 आता है, इसमें वोल्टेज सोर्स कोई भी नहीं। पहली इक्वेशन में क्या हुआ है सर? I2 -6 नहीं होगा? 6I1 + 6I1 + 3I1, 15I1 -6I2 और माइनस मैंने क्या लिखा है? -6I2। सही है सर, सही है। -6I2, ठीक है, ठीक है। और आपके पास -3I3 है, तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 आप लिखें। इक्वेशन 3 क्या आएगी आपके पास? 3I3 + 3I3 + 18I3, 24I3, 27, ठीक है, -3I1 -3I1 और -18I2 -18I2 0। ये आपके पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब आप देखें तीनों इक्वेशन में I1, I2, I3 आ रहा है, तीनों में आ रहा है ना, तो तीनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते, आप दो को कर सकते हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं I3 को खत्म करना चाहता हूँ पहली दो इक्वेशनों से। तो I3 कैसे खत्म होगा? मैं इस इक्वेशन में से I3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से I3 की वैल्यू निकालूं तो I3 आपके पास क्या बनता है? I3 आपके पास बनेगा 3I1 + 18I2 डिवाइडेड बाय 24। इस वैल्यू को आप पहली और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, तो पहली और दूसरी इक्वेशन I1 और I2 की फॉर्म में आ जाएगी। तो जहाँ पर देखें I1 अगर सेम आ रहे हैं तो आप उन दोनों को अगर साइन डिफरेंट है दोनों को ऐड कर सकते हैं तो खत्म हो जाएंगे पिछली इक्वेशन की तरह। तो अगर सेम दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, लेट्स सपोज 15I1 आ रहा है और 15I2 भी आ रहा है, दूसरी वाली इक्वेशन में भी 15I1 आ रहा है, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट होता है तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। यस, इसको आपने इसको मैथमेटिकली आपने खुद सॉल्व करना है। ये 3 इक्वेशनें बन जाएंगी। इन 3 इक्वेशनों को आपने सॉल्व करके I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो जब आपको I1, I2, I3 मिल जाएगा फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसने पूछा था आपसे तमाम ब्रांचेस का करंट, इस वाले क्वेश्चन में हमने एक चीज मिस की है। तो अगर यहाँ पर मैं आपसे करंट पूछूं तमाम ब्रांचेस का करंट, तो पहली ब्रांच का करंट क्या होगा? IR1 क्या होगा आपके पास? I1 ही होगा। IR3 आपके पास क्या होगा? I2 होगा। जो R2 का करंट है IR2 वो आपको निकालना पड़ेगा I1 - I2 से या I2 - I1 से। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बड़े वाला करंट कौन सा है। तो आप I1 और I2 को देखें तो आपके पास I2 जो है वो बड़े वाला करंट था, I1 जो है वो छोटा करंट था। तो आपके पास IR2 जो बनेगा इस केस में, मैं इस वाली एग्जांपल के यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ। IR1 आपके पास किसके बराबर है? I1 के ही बराबर, वो आप लिख लेंगे। IR3 आपके पास किसके बराबर है? I2 के ही बराबर है, वो आप लिखेंगे। आप इसको देख लें यहाँ पर IR1 वही करंट है जो I1 है इस वाले रजिस्टर में। सिमिलरली इस वाले रजिस्टर में IR3 वही करंट है जो I2 है। ये जो सेंटर वाला रजिस्टर है इसका इशू है, इसका करंट आपको निकालना पड़ेगा डिफरेंस लेके, जिस तरह इक्वेशन में डिफरेंस आया है। तो अब कौन सा करंट में से कौन सा माइनस होगा? जो भी हायर वाला है उसमें से लोअर वाला माइनस हो जाएगा। जो आपके पास यहाँ पर IR2 बनेगा वो आपने निकालना है। IR2 आपके केस के मुताबिक बनता है I2 - I1। तो I2 - I1 अगर मैं करूँ तो डायरेक्शन क्या आएगी? नेट रिजल्ट की डायरेक्शन क्या आएगी? 0.2 एम्पेयर। डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड, क्योंकि करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है।
I2 करंट आपने देखना है बेटा, I2 माइनस I1 किया हमने ना, I2 बड़ा था, तो I2 माइनस I1 की है तो I2 की डायरेक्शन आएगी, तो I2 की डायरेक्शन इस रजिस्टर के ऊपर अपवर्ड थी, तो इसलिए रिजल्टेंट जो करंट आएगा IR2 उसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड। ठीक हो गया सर ये डायरेक्शंस आप करंट बताइए कि दोबारा से किस तरह आएगी। R2 के ऊपर कितने करंट फ्लो कर रहे हैं? 2। यस सर। कौन से वाला करंट बड़ा है? सर ये 4 एम्पीयर वोल्ट। 4 एम्पीयर नहीं है आपके पास, ये दो करंट्स आपने निकाले हैं I1 यस और सर। I2, तो कौन सा करंट बड़ा है? I1 बड़ा है I2 बड़ा है? I2 सर। I2 की जो डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है सर। I2 की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है इस रजिस्टर के ऊपर। यस सर। इसलिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। सर ये I1 के इक्वल कैसे होगा? बेटा इस R1 में ये वाला करंट फ्लो कर रहा है I1 यहाँ पर। यस सर जी 15 मिनट लगे हैं, तो वही कोई आपका बता दें I1 सर। है। सर क्विज़ क्लास में हो गई? ठीक है सर सर की बात तो सुनने दो। पढ़ाने तो दो यार 2 मिनट। IR1 वो करंट है जो I1 में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये वाला करंट, लूप की डायरेक्शन क्या थी? ये करंट था ना, तो ये वही करंट है जो I1 में फ्लो कर रहा है, इसलिए IR1 बराबर है I1 के। दूसरे रजिस्टर के ऊपर आ जाओगे जब आप, तो इसमें दो करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है और I2 अपवर्ड फ्लो कर रहा है। तो हमने अब इसका नेट रिजल्ट बताना है। नेट रिजल्ट क्या होगा? बड़े करंट में से छोटा माइनस हो जाएगा, तो जो बड़ा करंट है उसकी डायरेक्शन आपकी रिजल्ट की डायरेक्शन होगी। तो बड़ा करंट इस वक्त I2 है 1.4 और छोटा करंट I1 है जो 1.2 है। तो 1.4 माइनस 1.2, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? 0.2 एम्पेयर। डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड होगी। I1 की डायरेक्शन क्या होगी? राइटवर्ड होगी। I3 की डायरेक्शन क्या होगी? राइटवर्ड होगी। I2 की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड होगी। ये इसके आंसर है। सर ये जो 0.2 आया ये IR2 भी होगा? IR2 यही है ना बेटा, ये IR2 ही है, हम वही तो निकाल रहे हैं। IR2 दोनों के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है सर। सर क्विज कर नहीं लेते, सारा मिक्स हो गया सर, समझ नहीं आ रही। सर दिमाग की दही बन चुकी है। पहले वाला और अभी वाला मिक्स हो गया सर, कल ही क्विज ले लें काइंडली। यस सर। सर अभी टाइम भी शॉर्ट है सर। सर टाइम भी शॉर्ट है। ना भी है सर। सर प्लीज सर। आप लोगों के शोर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बता दिया है कि जुम्मे के बाद वाली क्लास में आपका क्विज ले लूंगा, ठीक है सर? स्टार्ट में नहीं, लास्ट में लेना सर। बेटा वो आपकी मर्जी नहीं है, वो मेरी मर्जी है सर। वो असल में किसी की जल्दी है सर, किसी का लेट है। बेटा जिनको जल्दी है तो उनको क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। फिर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसके लिए जाएं, आपके लिए कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप जाएं। फिर आपको 2% के कुछ कितना फर्क पड़ता है? जो पढ़ने आते हैं वो बैठ के पढ़ा करें, जो अटेंडेंस के लिए आते हैं बता देता हूँ, लास्ट 10 मिनट्स में अटेंडेंस होती है, आप बेशक ना आया करें। जिन्होंने शोर करना होता है और पढ़ना नहीं होता, आप लास्ट 10 मिनट्स में आया करें, आप अटेंडेंस लगा लीजिएगा, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास टाइम पे आ जाए। 2 बजे स्टार्ट होगी क्लास बेटा। जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ा करें, जिन्होंने नहीं पढ़ना सर ये 2 बजे के सर बैठा के करते सर। 2 बजे जमा होता है सर, प्लीज कल 2:15 पे क्लास कर दी। सर 2:15 कल है सर क्लास। क्वेश्चन है आपका, आज आपका लेक्चर नंबर क्या है? 9 सर 9 लेक्चर नंबर 9 क्लास कर लेंगे सर। सर जुम्मे के मसले सर क्या हुआ है? सर जुम्मे का मसला आप जुम्मा पढ़ के आए, क्लास 2 बजे स्टार्ट होगी, हम 2:15 बजे जो लोग आएंगे तो आपको मैं बता दूंगा हमने क्या पढ़ा। आप जुम्मा पढ़ के आए, कोई मसला नहीं, ठीक है। ठीक है सर, 2:15 तक सर ज्वाइन हो जाएंगे सर। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन असाइन कर देता हूँ अभी वाली, आप इसकी अटेंडेंस लगा दें। आई डेट क्या है? 7 है, 5 है, 5 है। आई डेट 5 है और टाइम इसका आपको हो जाएगा 12:40। 12:40 PM, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन असाइन कर रहा हूँ अटेंडेंस के लिए, इसका
आपने रिप्लाई उसी तरह करना है, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्शन और अपना ग्रुप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैंने असाइन कर दिया। अभी लीव कर दें सर? हाँ जी, अपनी अटेंडेंस लगा के बेटा आप लीव कर सकते हो, वो लोग अटेंडेंस लगा चुके हैं। ठीक है। अच्छा, वो बीच में एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, वो कौन सा है बेटा? आप अगर पूछना चाहते हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी लोग अटेंडेंस लगा के लीव कर सकते हैं, अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करके आप लीव कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम में मार्क करनी है सर, फॉर्म में? गूगल क्लासरूम पे मैंने अभी आपको क्वेश्चन असाइन किया है ना, आपको आगे होगा। चेक करें, मैंने मार्क किए अभी। ओके सर। अभी मैंने आपको क्वेश्चन मार्क किया है ना। नाइनटीन लोगों ने टर्न इन किया है, ये बाकी सर अभी तक 99 नहीं आया। क्वेश्चन आपको साइन हो गया बेटा, आ जाएगा। ये बाकी जो लोग हैं 99 आ रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी कहा है, जो सी और डी वाले लोग हैं वो काइंडली क्लास लीव कर दें। आप लोगों की अटेंडेंस इस क्लास में नहीं होगी। हमारे 102 स्टूडेंट्स हैं जो सेक्शन ए और बी के हैं, तो आप जो स्ट्रेंथ बन रही है 91 + 27, ये ज़्यादा है। तो सी और डी के स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, बेटा आप लोग इस क्लास को लीव कर दें, आपकी अटेंडेंस यहाँ पर काउंट नहीं होगी। यहाँ पर आपका अटेंडेंस लगा रहे हैं, सर क्लास में अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी आपकी एक्चुअल क्लास में सी और डी में, तो बाद में ये नहीं कहना है कि हम यहाँ पर लगाते रहें। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सर बात सुनो। जी बेटा। सर अभी आपने कुछ पढ़ाना तो नहीं है, लीव कर सकते हैं जुम्मे के लिए? हाँ जी, आप लीव कर सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। ठीक हो गया सर, अल्लाह हाफिज़। अभी अगली क्लास में फखर तारिक, आप अपनी अटेंडेंस बेटा जो आपको क्वेश्चन असाइन किया आप उस पर लगाएं, यहाँ पर कमेंट में नहीं देनी है। सर क्विज कब होना है, कल के अगली क्लास में? अभी अगली क्लास में बेटा, जुम्मे के बाद होगा आपका क्विज। कितने बजे तक काइंडली बता देंगे, क्योंकि 2 बजे तो जुम्मा है सर जी इधर। बेटा जब आप आएंगे जुम्मा पढ़ के तब क्विज होगा, टेंशन ना लें। हम 2:15 क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अभी सब जुम्मा पढ़ लीजिए। अल्लाह हाफिज़ अब्दुल्ला। सर बात सुने। जी बेटा। सर क्विज आज ही लेंगे सर? हाँ जी, क्विज आज लूंगा जुम्मे के बाद। सर कल नहीं ले सकते? नहीं, कल क्विज नहीं, आपकी क्लास आज ही है तो क्लास में ही क्विज होगा। ओके सर, सही है। सर टॉपिक कौन सा, वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला होगा और ब्रिज वाला सिर्फ होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन और ब्रिज नेटवर्क? नहीं, वही आपका टॉपिक है, ब्रिज नेटवर्क और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सर, सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। ये मोहम्मद यासिर खान है जिसने ये कमेंट किया है, बेटा ये आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो ये जो आपने लिखा हुआ है काइंडली इस तरह के कमेंट मत किएगा। ये कमेंट आपके एचओडी को, डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हुआ तो आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन बैठ जाएगा, तो काइंडली इस तरह के कमेंट ना किएगा। ये आपकी ऑफिशियल क्लास है, उसके कुछ मैनर्स होते हैं।
12:40 आपकी अटेंडेंस का लास्ट टाइम है, आपका लेक्चर कंप्लीट होगा। 12:40 से पहले ये लोग अटेंडेंस लगा लें। नूरुल हसन, अयान चौधरी, उस्मान आरिफ, आप लोगों की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई बेटा अभी तक। कमरान अब्बास, मोहम्मद रसीब, मोहम्मद यूसुफ, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेना 12:40 से पहले। 12:40 के बाद आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। सर मोहम्मद यूसुफ ने तो कर लिया सर, मैंने मतलब। अच्छा, आपने अभी तक क्लास लीव नहीं की? फिर मैंने कहा अब सर मैंने भी कर लिया। सर आपसे एक चीज़ पूछनी थी। हाँ जी जी सर ये जो ब्रिज होता है, इसको अगर हम डेल्टा वाई कॉम्बिनेशन में खुद से कन्वर्ट करके कर लें अगर? बेटा डेल्टा वाई कॉम्बिनेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो अगर आपके पास R5 नहीं लगा हुआ तो फिर ये डेल्टा वाई में कन्वर्ट नहीं होता। फिर नहीं होगा, लेकिन अगर लगा हो तो हम उससे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, हम क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। जुम्मे के बाद 12:15 पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। 12:15 पे इंशाल्लाह हम दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।